तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान एक वाइड टनल में प्रवेश करता है, उसके बाद डाउडी कॉन्टिनेंट में पहुंचता है, ठीक है। फिर वहां पर पवेलियन में एंटर करता है, उसको फिर एक आदमी मिलता है जो ईगल गैंग का था। फिर वो जियोयान को बोलता है कि तुम भी हमारे मतलब ईगल गैंग को ज्वाइन कर लो, ठीक। तो दोस्तों देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अधेड़ उम्र का वह आदमी इतना प्रभावशाली था मानो वह पहले ही फेंग जियो टियान को महत्वपूर्ण लोगों के साथ खड़ा देख चुका हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। वह निचले स्तर के हर डुइक्यू कल्टीवेटर से यही बात कहता था और हमेशा कारगर साबित होता था। क्यों ना हम इस पर सहमति बना लें, चलो समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। जब उसने देखा कि जियोयान हिल नहीं रहा है तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे एक लकड़ी के घर की ओर खींच लिया। पहले देखते हैं क्या होता है, जियोयान ने दृढ़ता से कहा और अपनी स्पेशल फ्लेम पावर का उपयोग करके अपने हाथ को उस कामुक दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बचा लिया, जिससे हवा में हल्की सी गर्मी की लहर उठी। अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आमतौर पर अजय तकनीक तकनीक इस युवक के सामने विफल हो जाएगी। हालांकि उसे कुछ नाराजगी थी, लेकिन उसने इस मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा ना हो कि इंपीरियल सिटी गार्ड्स उसे दंडित कर दें। उसने बस जियोयान के चेहरे को याद कर लिया और उदास चेहरे से कहा, तुमने एक सुनहरा अवसर खो दिया, पछतावा मत करो। फिर वह मुड़ा और एक नए लक्ष्य की तलाश में चला गया। हम एक और दलाल। जियोयान ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नाराज निगाहों को देखकर हंसते हुए कहा, वे इस नए आए द्वी वे इस नए आए डाउडी कल्टीवेटर का फायदा उठा रहे थे। उन्हें बाजार की स्थिति को समझने से पहले ही लुभा रहे थे। 10 सोर्स कॉइन्स प्रति माह बाजार को जाने बिना कौन जानेगा कि यह बहुत कम है या ज्यादा। जियोयान लकड़ी के घरों के बीच घूम रहा था, जहां उसे कई लोग दूसरे को भर्ती करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कीमतें अलग अलग थी। हालांकि जियोयान की राय में सचमुच शक्तिशाली ताकतें ऐसी चालें नहीं चलेंगी। डस्ट हर पवेलियन अच्छा नाम है। जियोयान एक सुनसान लकड़ी के घर की ओर बढ़ा। लकड़ी के गुणों से भरपूर वुड एट्रीब्यूट ओरिजिन कुई बिखेरती पट्टिका को घूरते हुए मन ही मन सोचने लगा। इससे पहले उसने कभी किसी लकड़ी के घर में कदम नहीं रखा था, इसलिए जियोयान अंदर चला गया। घर काफी छोटा था। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी ताकत देखकर जियोयान थोड़ा आशंकित हुआ, एक मेज पर बैठा था। हालांकि वहां कोई और नहीं था, फिर भी वह सीधा बैठा था और बहुत गंभीर लग रहा था। जियोयान को देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हमारे पैवेलियन में शामिल होने के लिए एल्केमिस्ट होना न्यूनतम आवश्यकता है, बूढ़े ने सीधे कहा। इस कथन से जियोयान समझ गया कि यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं। एल्केमिस्ट शायद सभी प्लेन्स में उतने ही दुर्लभ थे, जिन्हें फायर एट्रीब्यूट और वुड एट्रीब्यूट दोनों में निपुणता की आवश्यकता होती थी। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, जियोयान ने झुककर कहा। हमारे डस्ट हट पवेलियन में तो बहुत सारे एल्केमिस्ट हैं। हालांकि लोग कम हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप अच्छी खासी मात्रा में ओरिजिन कॉइन्स कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है आपकी एल्केमी स्किल। आपका आपका काम है 9th रैंक पिल्स बनाना और उन्हें स्थानीय लोगों को बेचकर महीने में 100 ओरिजिन कॉइन्स कमाना, बूढ़े आदमी ने कहा, जो साफ तौर पर बहुत खुश था। मेरा उपनाम ये है, मेरा दिया गया नाम सेंग है और मैं वर्ल्ड मर्चेंट अलायंस का चौथा एल्डर हूँ। अब से आप मुझे एल्डर ए कह सकते हैं। अब मैं आपको हेडक्वार्टर्स ले चलता हूँ। वह व्यक्ति दरवाजे तक गया। जियोयान और दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ा और फिर आगे बढ़ गया। उसके कदमों के साथ ही हवा में एक अदृश्य अथॉरिटी प्रेशर फैल गया, मानो मार्ग स्वयं उसके लिए खुल रहा हो। धूसर संगमरमर से बनी सड़क पर वे तीनों वर्ल्ड मर्चेंट अलायंस हेडक्वार्टर्स की ओर चल पड़े। हर कदम के नीचे मार्बल रोड से हल्की सी ओरिजिन कुई की गूंज उठ रही थी। यह बहुत असुविधाजनक है। ले वे अकेलेपन को सहन नहीं कर सका और जियोयान से कहा, आखिरकार वह जो अपने कॉन्टिनेंट पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, इस स्थिति का आदि नहीं था। ब्रदर लेई,
आप किस प्लेन से आए हैं? जियो यान को लेई वेई का व्यक्तित्व पसंद आया। कम से कम वह कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति नहीं था। शायद इसी व्यक्तित्व के कारण उसका कल्टीवेशन पाथ अपेक्षाकृत सुगम था। लेई वेई के असहाय चेहरे को देखकर वह पूछे बिना नहीं रह सका। स्टार मून एम्पायर, जब मैं पैसेज से बाहर आया तो मैंने अपने पूरे एम्पायर को देखा। यह सचमुच विस्मयकारी था। अपने होमलैंड की बात करते ही लेई वेई की आवाज तेज और भावुक हो गई। और आप, हालांकि वे अन्य कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, डू डू क्वी कॉन्टिनेंट? जियोयान ने शांत भाव से कहा, लेकिन ए सेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेस गार्जियंस ने डू क्वी कॉन्टिनेंट में ओरिजिन क्वी का संचार किया हो? ए सेंग ने बुदबुदाया, डू क्वी कॉन्टिनेंट का प्रभाव डाउडी स्पेस में कभी अत्यंत विशाल था, लेकिन अब वहां से डाउडी एक्सपर्ट का उत्पादन रुक जाने के कारण वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हालांकि वहां प्रकाश और रंग का अभाव था, फिर भी इंपीरियल सिटी में कई गलियां करीने से सजी दुकानें से भरी हुई थी। लोग गलियों में टहलते और व्यापार करते थे। भीड़ की हल्की सरगर्मी के बीच कल्टीवेशन ऑरा की निरंतर तरंगे बह रही थी। जियोयान को अचानक एहसास हुआ कि उसके पहले के विचार कितने हास्यास्पद थे, क्योंकि अधिकांश लोग अभी भी साधना के लिए डुई पर निर्भर थे और डाउडी का अनुपात उतना अधिक नहीं था जितना उसने सोचा था। दरअसल यह डाउडी रीजन भी एक प्लेन है जिसमें कई लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं। बस इतना है कि अन्य प्लेन से डाउडी यहाँ आए हैं। ए सेंग ने उनकी उलझन को भांपते हुए समझाया, आगे तियानलांग माउंटेन है। तियानलांग माउंटेन को पार करने के बाद हम वर्ल्ड मर्चेंट अलायंस के हेडक्वार्टर्स सेनमू सिटी पहुंचेंगे। यह इस रीजन के 12 मेजर सिटीज में से एक है। यह वाकई उल्लेखनीय है कि हमारे मर्चेंट अलायंस ने सेनमू सिटी में अपना हेडक्वार्टर्स बनाया है, ए सेंग ने कहा। कुछ देर चलने के बाद वे इंपीरियल सिटी के किनारे पहुंच गए। उम्मीद के मुताबिक वहां न तो कोई सिटी वॉल थी, न ही कोई गार्ड पोस्ट, केवल ओरिजिन क्वी से निर्मित एक धुंधला प्रोटेक्टिव बैरियर था। ए सेंग ने समझाया कि यह सिटी डिफेंस फॉर्मेशन है। जो भी इससे गुजरेगा उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद एक पूरी तरह से खुला पैसेज दिखाई दिया, जिसके सामने 8 आर्मर्ड गार्ड्स खड़े थे। उनमें सबसे निचला भी डाउडी रीलम में था। हालांकि उनके लीडर की ताकत का पता नहीं चल पाया था। ए सेंग ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और वे तीनों बिना किसी रुकावट के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन जियोयान ने स्पष्ट देखा कि कुछ नए लोग लीडर को ओरिजिन कॉइन सौंप रहे थे। ब्रदर ए, क्या बाहर जाते समय हमारी जांच नहीं होनी चाहिए? लेई वेई ने पूछा। शक्ति सर्वोपरि है और एज अब कोई मायने नहीं रखती थी। इनमें से अधिकतर लोग नए रिक्रूट्स की भर्ती करने गए हैं। इंपीरियल सिटी होस्ट है, उन्हें रिवार्ड न देना असंभव है। मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए वे बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं। ए सेंग मुस्कुराया। आगे एक विशाल मैदान फैला हुआ था। भीड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कुछ देर तेजी से आगे बढ़ने के बाद उनके सामने अंततः एक माउंटेन सिलौटी उभरी। जियोयान ने ध्यान से ए सेंग के कदमों को देखा। वह वास्तव में हवा में तैर रहा था, नीचे की हरी घास को मुश्किल से छू रहा था। दूर से देखने पर वह दौड़ता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में वह एरियल ग्लिड टेक्निक के समान अवस्था में था। यह ऐसा स्किल था जिसे जियोयान अपनी यूनिक फ्लेम फ्लाइट से भी पूरी तरह दोहरा नहीं सकता था। उसकी ताकत को कम आंका नहीं जा सकता। स्पष्ट था कि डाउडी रीलम से भी ऊपर के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने गति बढ़ाई, उनके सामने एक विशाल निरंतर माउंटेन रेंज दिखाई दी। यह बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन अत्यंत विस्तृत थी, पूरी तरह से घने वृक्षों से ढकी हुई। सबसे अनोखी बात यह थी कि शिखर पर एक वोल्फ शेप्ड रॉक स्पष्ट रूप से आकाश की ओर इशारा कर रहा था, मानो कोई एंशिएंट गार्जियन आसमान को चुनौती दे रहा हो। चलो चलते हैं, ए सेंग ने एक समतल ढलान को देखकर कहा। उसने एक ढीली चट्टान को पकड़ा और चढ़ना शुरू कर दिया। जियोयान और लेई वेई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और
ये सेंग के कदमों पर चलने लगे। डाउडी एक्सपर्ट होने के नाते यह उनके लिए कठिन नहीं था। शिखर पर पहुंचकर तीनों ने अपने हाथों से धूल झाड़ी। वे तियानलांग माउंटेन पीक पर पहुंच चुके थे। उनके सामने एक साधारण सी झोपड़ी खड़ी थी, जिसके सामने जली हुई लकड़ियों का ढेर था, जिससे साफ पता चलता था कि कोई यहाँ रहता है। अरे, इस कूड़े के ढेर में कोई रहता भी है? ये सेंग ने संदेह से बुदबुदाया। मास्टर, आखिरकार कोई तो आया। खिड़की से एक जोड़ी काली आंखें झांकी और गरज उठी, बाहर जाओ और इन्हें काट डालो। दरवाजा जोर से खुला, झोपड़ी हिल गई। 3 बिना शर्ट के हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। हर एक के हाथ में एक विशाल ब्लेड था। यह सड़क मेरी है, यह पेड़ मैंने काटा है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो टोल छोड़ दो। उनमें से एक आदमी हकलाया। जियोयान उनकी ताकत देखकर हंस पड़ा। 3 डाउडी बैंडिट्स आगे जो हुआ वह एक तरफा दमन था। ये सेंग के एक ही ओरिजिन कोई सप्रेशन से तीनों जकड़ गए। एक ही बार 3 डाउडी निष्क्रिय। अंततः नीचे उतरते हुए सेनम्यू सिटी की रूपरेखा उनकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगी। बाहर प्रमुख सिटीज में से एक और उनके सामने एक नया चैप्टर खुलने वाला था। पर्वत चोटी पर चढ़कर नीचे देखने पर जियोयान और लेइवेई तुरंत चौंक गए। सैकड़ों फीट ऊंची सिटी वॉल्स हजारों मील तक फैली हुई थी, मानो कोई एंशियंट फेरोसियस बीस्ट वहां डेरा डाले खड़ा हो। ऐसा सिटी एक छोटे से नेशन के बराबर था। हे भगवान, यह एक सिटी है, यह बहुत ही शानदार है, लेइवेई ने बिना किसी झिझक के कहा। जियोयान भी बेहद चौंक गया, लेकिन उसने लेइवेई की तरह इसे दिखाया नहीं। फिर भी वह अपनी सांस रोक नहीं पाया। उसकी दृष्टि सिटी स्केल और सप्रेसिव ऑरा से जकड़ी हुई थी। दोनों पुरुषों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी, लेकिन एल्डर ए काफी संतुष्ट थे। हालांकि वे केवल 40 या 50 वर्ष के प्रतीत होते थे, लेकिन उनकी ऑरा प्रेशर पहले से ही 180 से अधिक थी। 30 वर्षों तक सोर्स किंग रीलम पीक पर स्थिर रहने के बाद उन्होंने बहुत पहले ही आशा छोड़ दी थी। इसलिए वे एक मैनेजर एल्डर बन गए और धीरे धीरे उन्होंने एक शौक विकसित किया, सेनम्यू सिटी को देखकर निम्न स्तर के डाउडी एक्सपर्ट के विभिन्न भावों का आनंद लेना। लेकिन एक पल में उनके भाव शायद और भी मनमोहक होंगे। आनंद लीजिए, चलो चले, सेनम्यू सिटी बस आगे ही है। एल्डर ए ने गर्व से कहा। चलो चलें। तीनों ने अपनी सांस रोक ली और 12 मेजर सिटीज में से एक सेनम्यू सिटी की ओर खड़ी पहाड़ी के नीचे दौड़ पड़े। उनके पीछे डॉग डेज उपनाम वाले तीनों भाई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे, क्योंकि वे बड़ी मुश्किल से अपनी कीमती तलवार उठा पाए थे। बॉस, हम क्या करें? छोटे कद के एक व्यक्ति ने आगे वाले से पूछा। हम क्या कर सकते हैं? उनका पीछा करें और बदला ले। बड़े भाई का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मूल रूप से माउंटेन किंग बनने की योजना बनाई थी, लेकिन लूटपाट का उनका पहला प्रयास विफल रहा। बॉस, क्या हम जीत पाएंगे? पीछे खड़े हट्टे कट्टे कामुक दिखने वाले आदमी ने पूछा। इस बार हम उनका डटकर सामना करेंगे। अगली बार हम उन पर एम्बुश लगाएंगे। हम जरूर कामयाब होंगे और उन दोनों को भी मार गिराएंगे जिन्होंने हिलने की भी कोशिश नहीं की। बॉस ने नाक दबाते हुए और हाँफते हुए कहा। तीनों ने जियोयान और उसके साथियों के रास्ते का अनुसरण किया और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। तीनों सिटी आउट स्क्रिट्स में पहुंच गए। पता नहीं क्यों यहाँ की वनस्पति बेहद घनी थी, जिससे वाइटल लाइफ एनर्जी का निरंतर संचार हो रहा था। सेनम्यू सिटी में एक 10,000 ईयर डिवाइन ट्री है। आप उसे जल्द ही देख लेंगे। यह सेनम्यू सिटी के सभी निवासियों की लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है, इसलिए यहाँ हेडक्वार्टर्स होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका फल जो 1000 ईयर्स में केवल एक बार पकता है, सीधे पावर इन्हेंसमेंट देता है और इसका रस पूरे शरीर को शुद्ध करता है। यह एक रेयर ट्रेजर है, लेकिन दुर्भाग्य से यह और चेस्टर फैमिली का है। हम इसे बिल्कुल भी छू नहीं सकते और हमें हर साल
ट्रिब्यूट देनी पड़ती है। एल्डर रे ने धीरे से कहा। नगर के बाहरी इलाके में हल्की धुंध छाई हुई थी और तीनों आगे बढ़ रहे थे। वाह, इतने ऊंचे पेड़! नगर द्वार से गुजरते हुए और धुंध की एक परत को पार करते ही नजारा अचानक बदल गया। धुंध के उस थिन वेल के ठीक पीछे सिनेमा सिटी का पूरा दृश्य उनके सामने प्रकट हो गया। ले वेई ने विशाल वृक्षों को देखकर आश्चर्य से कहा। सिनेमा सिटी के अंदर पूरा नगर अनगिनत ग्रीन वाइन्स से घिरा हुआ था, जिनकी विशाल शाखाओं ने पूरे नगर को ढक रखा था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि ये लताएं मानो किसी स्पिरिट कॉन्शियसनेस से युक्त थी, मानो जीवित हों और लहरा रही हों। लगभग 500 मीटर ऊंचा एक विशाल बुश टाइप डिवाइन प्लांट अचानक प्रकट हुआ, जिसकी दर्जनों विशाल शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थी और नीचे बसे विशाल सिटी को पूरी तरह से ढक रही थी। उसकी जड़ों पर बनी एंशियंट पैटर्न्स स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके हरे पत्ते हल्की एमरल्ड ग्लो बिखेर रहे थे। क्या यह डिवाइन ट्री है? जियोयान ने उस विशाल संरचना को ध्यान से देखा और उसकी ठंडी नम छाया को महसूस किया। चलो चलते हैं। एल्डर ई की पुकार ने दोनों को उनके आश्चर्य से बाहर निकाला और उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सामने पत्तों से बना 10 मीटर ऊंचा सिटी गेट था, जिस पर दो विशाल पत्तों पर डिवाइन ट्री शब्द खुदे हुए थे, जिससे ताजगी भरी वुड एट्रीब्यूट ऑरा निकल रही थी। एल्डर ए, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? द्वार की अकेले रखवाली कर रहे एक युवक ने बिना कोई शुल्क लिए एल्डर ए का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हाँ, आपके फैमिली को आजकल सैलरी मिल रहा है, इसलिए हमें मिशन के लिए और लोगों की भर्ती करनी होगी, नहीं तो हमारा गिल्ड दिवालिया हो जाएगा। हालांकि एल्डर ए वेतन के मुद्दे से परेशान थे, फिर भी उनके स्वर में कोई घमंड नहीं था। डिवाइन ट्री सिटी में लॉन्जेविटी इफेक्ट है और हमारा फैमिली भारी प्रेशर में है। हम पावर ग्रोथ के लिए केवल सोर्स कॉइन्स ही इकट्ठा कर सकते हैं। आखिर कई मेजर फोर्सेस इस पर लालची निगाहें गड़ाए हुए हैं। उस युवक ने कड़वे स्वर में कहा। चलिए पहले अंदर चलते हैं। इस व्यस्त समय के बाद हम साथ में एक अच्छी ड्रिंक लेंगे। एल्डर रे ने कहा। जरूर, आप दोनों युवा हैं लेकिन पोटेंशियल अच्छा है। अच्छा प्रदर्शन करते रहिए। अगर आप योग्य साबित हुए तो और सिस्टर फैमिली में भी शामिल हो सकते हैं। सोर्स कॉइन्स आर्म फोर्सेस से कहीं अधिक है, उस व्यक्ति ने कहा। लेई ने नरम स्वर से उत्तर दिया और जियोयान बस मुस्कुरा दिया। अपना ख्याल रखना। एल्डर ए उन्हें अंदर ले गए। तभी 3 बिना कमीज वाले आदमी चुपके से गेट की ओर बढ़े। रुको, क्या कर रहे हो? गेट गार्ड आगे बढ़ा। हम तीनों हकलाए। अगर कोई काम नहीं तो चले जाओ। गेट गार्ड की ओरिजिन एनर्जी बाहर फैल गई। हम उन्हीं के साथ हैं, बॉस ने कहा। गेट गार्ड ने उन्हें डाउडी लीला में पहचान लिया और ठंडे स्वर में बोला, अंदर जाओ। तीनों अकड़ते हुए भीतर चले गए और उनके चेहरे कोल्ड स्वीट से भीगे थे। सिनेमा सिटी बाहर प्रमुख सिटी में से एक होने के कारण अत्यंत जीवंत थी। जमीन ठोस काली मिट्टी से ढकी थी। हर जगह फूल और घास उगे थे। ऊपर फैली डिवाइन ट्री ब्रांचेस को देखकर जियोयान ने तुरंत प्योर वुड एट्रीब्यूट महसूस की। उसका इंस्टिक्ट साफ कह रहा था, यह कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट प्लेस है। अनेक मेजर फैक्शंस ने विशाल पैलेसेस बनाए थे। अपने अपने फैक्शन रोब्स पहने लोग सड़कों पर चल रहे थे। अंततः वे लगभग 3000 वर्ग मीटर के विशाल लाल महल पर पहुंचे। एक बड़ी पट्टिका पर 4 अक्षरों में वर्ल्ड मर्चेंट अलायंस लिखा हुआ था। प्रणाम फोर्थ एल्डर, सभी ने सम्मान पूर्वक कहा। सामान की सुरक्षा के लिए निकले हो? एल्डर ने मुस्कुराया और भीतर चले गए। अंदर कल्टीवेशन हॉल शांत था। एक छोटा स्पिरिट पूल, स्ट्रा मैट्स, मेडिटेशन कुशियंस, कल्टीवेटर सोर्स एनर्जी एब्जॉर्प्शन में लीन थे। यह जगह कितनी अच्छी है, लेई वेई ने कहा। यह तब है जब कोई मिशन नहीं हो, एल्डर ए ने मुस्कुराकर कहा। फिर उन्होंने सोर्स कॉइन्स हवा में तैराए। वे डार्क एनर्जी को खींचने लगे। जियोयान की स्पिरिचुअल परसेप्शन ने तुरंत इसके उतार चढ़ाव को पकड़ लिया। मैं तुम्हें ग्रैंड एल्डर ए चेन से मिलवाऊंगा, एल्डर ए ने कहा। दरवाजा खुला। कमरे में
हेवन सिंबल लटक रहा था। स्पिरिचुअल प्रेशर से भरपूर एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर मंच पर बैठा था। अपनी ओरिजिन एनर्जी मुक्त करो, ग्रैंड एल्डर ये चेन ने कहा। जियोयान ने ऊर्जा बैज में प्रवाहित की। हेमन सिंबल लाल चमक से भर उठा। ले वेइन ने भी वही किया। अब से आप वर्ल्ड मर्चेंट अलायंस के ह्यूमन ग्रेड गार्जियंस हैं, ग्रैंड एल्डर ए चेन ने कहा। हाँ, दोनों ने उत्तर दिया। लिटिल ए, इनके रहने की व्यवस्था करो, ग्रैंड एल्डर ने आदेश दिया। एल्डर ए, इनके रहने का इंतजाम कीजिए, ग्रैंड एल्डर ए चेन ने निर्देश दिया। जी हाँ, ये सेंग ने आदर पूर्वक उत्तर दिया। फिर जियोयान और लेई वेई को दरवाजे से बाहर ले गए। फायर एलिमेंट इतना घना है, इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ये चेन की भौहें अचानक सिकुड़ गई। स्पष्ट रूप से इस बात से हैरान थे कि जियोयान के पास इतनी विशाल मात्रा में फायर एलिमेंट एनर्जी कैसे हो सकता है। यह डाउडी स्पेस के बारे में सारी जानकारी है, ध्यान से देखें। मैंने आपके लिए दैनिक आवश्यकताएं भी तैयार कर रखी हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना, अगर नहीं तो कुछ मिशंस करें। आपको बाद में सोर्स सोर्स कॉइन्स का महत्व समझ में आएगा। अभी से इन्हें कमाना शुरू कर दें। ये सिंह उन दोनों को एक कमरे में ले गया। अपनी स्टोरेज रिंग से दो बैम्बू स्लिप निकाली और उन्हें फेंक दी। फिर ए सेंग वहां से चला गया। जियोयान और उसके साथी ने कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अभी अभी डाउडी स्पेस में पहुंचे होने के कारण उन्हें ठीक से आराम करने और सांस लेने का मौका नहीं मिला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कल शाम को आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।